2008 का टाइम था। अमन गुप्ता जेबीएल के ऑफिस में काम कर रहे थे। उनकी सैलरी थी 60 लाख रुपए, लेकिन उनके काम के हिसाब से उनको उनकी सैलरी कम लग रही थी। एक दिन उन्होंने अपने बॉस से बात की, मेरी सैलरी 1 करोड़ कर दो, यानी कि 50% हाइक। बॉस ने ये बात हंसी में उड़ा दी। बॉस ने कहा 10-15% तो हो सकता है, लेकिन 50% इम्पॉसिबल है। इसके बाद अमन गुप्ता ने सिर्फ इतना कहा, तू मुझे मार्केट में मिल। What does it take to disrupt an entire industry? JBL, सोनी और बोस जैसे बड़े नाम होते हुए भी अपना खुद का नाम बनाना, इतने बड़े ब्रांड्स के बीच ना सिर्फ सरवाइव करना बल्कि उस पूरी मार्केट को डोमिनेट करना। 2014 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने बोट को स्टैब्लिश किया। आज बोट इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है। इस सफलता की वजह है उनकी इंडियन मार्केट की गहरी समझ। इंडियन कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, किस प्राइस पर चाहते हैं और क्या फीचर्स उनके लिए जरूरी है। इन सब चीजों को बोट के फाउंडर्स ने अच्छे से समझा और उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया। एक छोटे स्टार्टअप होने के बावजूद बोट ने कैसे ग्लोबल ब्रांड्स को उनके ही गेम में हराया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम उसी सफर की बात करेंगे, बोट की स्ट्रेटेजीज, चैलेंजेस एंड ओवरकमिंग्स। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी सारी कामयाबी एक छोटे से स्टार्टअप के थ्रू आई। बोट ने सिर्फ एक छोटे से केबल के साथ अपना सफर शुरू किया और आज ये इंडिया की टॉप ऑडियो ब्रांड्स में से एक बन चुका है। बोट के पीछे जो मेन दिमाग है वह है उनके फाउंडर्स अमन गुप्ता और समीर मेहता। दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जो उन्हें यूनिक एक्सपर्टीज देता है एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने में। अमन गुप्ता की जर्नी एक सीए से बोट के को फाउंडर बनने तक काफी इंटरेस्टिंग रही है। शुरुआत में अमन हाई प्रोफाइल रोल्स में काम किया करते थे और इस बीच उन्होंने हरमन इंटरनेशनल्स में भी काम किया, जो अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। हरमन इंटरनेशनल में काम करते हुए उन्हें इंडियन मार्केट के ऑडियो प्रोडक्ट के बारे में इनवैल्यूएबल इंसाइट मिला, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका एक्सेस आम लोगों के पास नहीं होता। लेकिन उनकी जर्नी की शुरुआत हुई एडवांस टेलीमीडिया से, जहां उन्होंने एप्पल और जेबीएल के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। हालांकि ये कंपनी उनकी उम्मीद के मुताबिक उनको सक्सेस नहीं दिला पाई, लेकिन यहाँ से अमन ने इंडियन मार्केट और कंज्यूमर्स के बारे में काफी कुछ सीखा। ये एक्सपीरियंस उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना, जो आगे जाकर बोट की सफलता में मददगार साबित हुई। दूसरी तरफ समीर मेहता, जो बोट के को फाउंडर और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है, पहले से ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। वो इमेजिन मार्केटिंग कंपनी को चला रहे थे, जो बाद में बोट की पेरेंट कंपनी बन गई। समीर मेहता की टेक्निकल नॉलेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी अंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने ऑडियो मार्केट में एक गैप देखा, जहां बड़ी कंपनीज ध्यान नहीं दे रही थी। जब अमन और समीर ने मार्केट को क्लोजली एनालाइज किया कि ऑडियो ब्रांड सिर्फ प्रीमियम मार्केट पर ही फोकस कर रही थी। हाई एंड ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए ऑप्शन तो थे, लेकिन बजट कॉन्शियस इंडियन मार्केट के लिए अच्छी क्वालिटी की ऑडियो प्रोडक्ट्स की कमी थी। यही वो गैप था जिसे बड़ी बड़ी कंपनीज इग्नोर कर रही थी। अमन और समीर की एक्सपर्टीज मिलने से उन्होंने डिसाइड किया कि इस गैप को फिल करना ही बोट का मिशन होगा। उन्होंने एक ऐसा ब्रांड सोचा जो स्टाइलिश, ड्यूरेबल एंड सबसे जरूरी अफोर्डेबल हो, ताकि हर इंडियन कंज्यूमर्स इसका यूज कर पाए। बोट के फाउंडर्स ने नोटिस किया कि आईफोन के यूजर्स एक कॉमन इशू फेस कर रहे थे, उनके पतले केबल जल्दी कट जाते थे और खराब हो जाते थे। इस कंटिन्यूस प्रॉब्लम को देखते हुए बोट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई। 2014 में बोट ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक ड्यूरेबल और अफोर्डेबल चार्जिंग केबल, स्पेशली आईफोन्स के लिए। यह आईफोन के चीप क्वालिटी केबल्स के लिए एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन गई और बोट ने इसे काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। इस प्रोडक्ट की सक्सेस ने बोट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अपनी पकड़ बनाने में मदद की। ये चार्जिंग केबल बोट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना, जिसने ब्रांड के आगे के सफर के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। बोट के अर्ली डेज में अमन गुप्ता और इनकी टीम ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट अडॉप्ट की थी, प्रोडक्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करना और उनको इंडियन मार्केट में रीब्रांड करके सेल करना। इस अप्रोच ने बोट को लो कॉस्ट मेंटेन करने में मदद की। इससे कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने के बजाय ब्रांडिंग और कस्टमर एक्विजिशन पर फोकस करने का मौका मिला। जब बोट ने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था जितना एक नए ब्रांड के लिए होना चाहिए, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। दूसरी तरफ चाइना ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बन चुका था, जो वाइड रेंज के रेडीमेड प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा था, वो भी काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पर। चाइना से सोर्स करके बोट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का एक्सेस ले सकता था, चाहे वो चार्जिंग केबल्स हो
या ईयरफोन, जिसके ऊपर वो कस्टमाइजेशन एंड रीब्रांडिंग करके इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकते थे। ये व्हाइट लेबलिंग स्ट्रेटेजी बोट की अर्ली सक्सेस का एक क्रूशियल पार्ट बनी। बेसिकली बोट के प्रोडक्ट चाइनीज मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्री मेड होते थे और बोट का रोल होता था यूनिक ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन एलिमेंट्स ऐड करना, फिर उन्हें इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। इस मॉडल ने कंपनी को भारी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट से बचने का मौका दिया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में, जिससे वो मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से स्केल अप या पिवट कर सकते थे। ये व्हाइट लेबलिंग स्ट्रेटेजी बोट की अर्ली सक्सेस का एक क्रिटिकल पार्ट है। इसके अलावा बोट ने ध्यान रखा कि वो सिर्फ जेनरिक आइटम रीसेल ना करे। टीम ने चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ क्लोजली काम किया कस्टम डिजाइन्स, कलर स्कीम और ब्रांडिंग इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो इंडियन कस्टमर्स को अपील करे। फॉर एग्जाम्पल, बोट ने स्टाइलिश और ड्यूरेबल डिजाइन पर फोकस किया जो क्राउडेड मार्केट प्लेस में स्टैंड आउट करे। वाइब्रेंट कलर्स, रगेड बिल्ड्स, जिससे इसे एक अलग आइडेंटिटी बिल्ड करने में मदद मिली। और चाइना से सोर्स करने का सबसे बड़ा एडवांटेज था कॉस्ट सेविंग। चाइनीज सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट्स इतने लो प्राइस पर ऑफर करते थे कि अगर उन्हें इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए तो कॉस्ट काफी हाई हो जाती है। ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बोट को मार्केट के मिडिल सेगमेंट को कैप्चर करने में मदद की। वो मास प्रीमियम स्पेस जहां कस्टमर्स अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी का मिक्सचर ढूंढते हैं। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलैरिटी और रेवेन्यू बढ़ती गई, कंपनी ने ग्रेजुअली चाइनीज इंपोर्ट्स पर डिपेंड होना बंद कर दिया। बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, प्राइसिंग। एवरेज इंडियन कंज्यूमर काफी प्राइस कॉन्शियस होता है। वो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढता है जो मैक्सिमम वैल्यू दे बिना पॉकेट खाली किए। बोट ने अर्ली ऑन इस चीज को आइडेंटिफाई किया और अपने आप को एक ऐसे ब्रांड के रूप में पोजीशन किया जो प्रीमियम लुकिंग प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली प्राइस पर ऑफर करता है, चाहे वो ईयरफोन्स हो, स्मार्ट वॉच हो या स्पीकर्स। बोट के प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड होते हैं, जिससे एक कॉलेज और वर्किंग प्रोफेशनल दोनों के लिए एक्सेसिबल बन जाता है। जब मार्केट में इंटरनेशनल जायंट्स जैसे सोनी और JBL डोमिनेट कर रहे थे, तब बोट ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को अपने कॉम्पिटिटर्स के हाफ कॉस्ट में बेच रहा था। ये मास प्रीमियम पोजीशनिंग जहां प्रोडक्ट्स प्रीमियम लगते हैं और फील होते हैं लेकिन उनका कॉस्ट मिड रेंज होता है, बोट की रैपिड एडॉप्शन का की ड्राइवर बना। और सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी। अफोर्डेबिलिटी जरूरी है लेकिन कोई भी कंज्यूमर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। बोट की डिजाइन फिलोसफी ट्रेंडिंग और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस करती है जो एवरीडे वियर और टीयर को झेल सके, चाहे वो जिम के लिए रगेड ईयरफोन्स या बीच के किनारे एंजॉय करने के लिए वाटरप्रूफ स्पीकर्स। बोट ये इंश्योर करता है कि उनके प्रोडक्ट डिसेंट क्वालिटी एक्सपीरियंस दे जो उनकी प्राइस को जस्टिफाई करे। और बोट सिर्फ ड्यूरेबिलिटी तक सीमित नहीं है, ब्रांड के ऑडियो प्रोडक्ट्स रिच बेस हैवी साउंड डिलीवर करते हैं जो इंडियन मार्केट के लिए परफेक्ट है। लॉन्ग बैटरी लाइफ, नॉइस कैंसलेशन और अर्गोनॉमिक डिजाइन जैसे फीचर्स पे फोकस करके बोट फॉर्म और फंक्शन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलता है। इसके अलावा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का एक ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है आफ्टर सेल सर्विस, जो एक ब्रांड की रेपुटेशन को बना और बिगाड़ सकते हैं। बोट ने अपने आफ्टर सेल सर्विस को बनाने में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो कस्टमर कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देता है। जहाँ सर्विस सेंटर इजिली एक्सेसिबल नहीं होते, वहां बोट डोर टू डोर पिकअप और डिलीवरी सर्विस ऑफर करता है। कस्टमर को सिर्फ कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है और बाकी सब कंपनी हैंडल करती है। क्वालिटी प्रोडक्ट को पिकअप करना और रिप्लेसमेंट डोर स्टेप तक डिलीवर करना, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 जैसे सिटीज में जहां पर रिलायबल सर्विस मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इस पेन पॉइंट को एड्रेस करके बोट ने एक लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड किया है जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि पूरा परचेस एक्सपीरियंस भी अप्रिशिएट करते हैं। बट ये तीनों पॉइंट्स बेकार है अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो। जब JBL और सोनी जैसे बैंड्स ट्रेडिशनल मेथड पर फोकस कर रहे थे लाइक टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स, तब बोट ने अपना पूरा फोकस डिजिटल मार्केटिंग पर डाल दिया। इस मूव ने ब्रांड को अपने टारगेट ऑडियंस जैसे मिलेनियल्स और जेन Z के साथ कनेक्ट करने का मौका दिया जो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑनलाइन बिताते हैं। बोट ने समझा कि अगर उन्हें इंडिया के यूथ का दिल जीतना है तो उन्हें उनकी ही भाषा में बात करनी होगी और वहाँ एंगेज करना पड़ेगा जहाँ पे वो अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, सोशल मीडिया एप्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक। हाई बजट टीवी एड्स पे रिसोर्स खर्च करने के बजाय बोट ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेविली इन्वेस्ट किया और अपनी कैंपेन्स को यंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फोकस किया। ब्रांड ने मीम्स और वायरल कंटेंट का पावर भी यूटिलाइज किया। बोट के सोशल मीडिया हैंडल पर ह्यूमर और रिलेटेबल कंटेंट भरे पड़े हैं जो अक्सर वायरल हो जाता है। इस क्लेवर यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बोट को एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करने का मौका दिया जो सिर्फ कस्टमर्स नहीं थे बल्कि वो एक्टिव ब्रांड प्रमोटर्स बन गए। बोट ने
ने डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का वास्ट नेटवर्क टैप किया जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लार्ज और डेडिकेटेड फॉलोइंग रखते हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करके जो अपने ऑडियंस के साथ जेन्युइनली कनेक्टेड थे। ट्रेडिशनल एड्स के कॉन्ट्रास्ट में इन्फ्लुएंसर प्रमोशन ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा रिलेटेबल होता है। इन इन्फ्लुएंसर्स की बातों पर आज लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। सेलिब्रिटी पार्टनरशिप्स ने भी बोट की इमेज को बूस्ट करने में बड़ा रोल प्ले किया और सिंगर नेहा कक्कर जैसे हाई प्रोफाइल नेम के साथ अपना ब्रांड एसोसिएट किया। बोट ने अपने आप को एक कूल रूप में एस्टेब्लिश किया। बोट ने जल्दी समझ लिया था कि इंडिया का रिटेल मार्केट ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, स्पेशली उन टेक सेवी कस्टमर्स के लिए जो अपना डिवाइस से शॉपिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ब्रांड ने अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की जहां वो रेगुलर प्रमोशंस, डील्स और फ्लैश सेल्स चलाते थे, जिससे बोट के प्रोडक्ट कांस्टेंट स्पॉटलाइट में रहते थे। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने बोट को वैल्यूएबल डाटा दिया कस्टमर बिहेवियर पर, जिसने कंपनी को अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को प्रिसीजन से फॉलो करने का मौका दिया, चाहे वो फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो या अमेजोन के प्राइम डे के दिन फ्लैश सेल्स। बोट को पता था कि कैसे इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जा सकता है और जब बोट ऑडियो प्रोडक्ट्स का लीडर बन गया तब बोट ने दूसरी कैटेगरीज में भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। वायरलेस हेडफोन्स, पोर्टेबल स्पीकर से लेकर स्मार्ट वॉचेस तक ब्रांड ने रैपिडली डाइवर्सिफाई किया। ये एक्सपेंशन कैटलॉग में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करने का नहीं था, अपने कस्टमर की इवॉल्विंग नीड्स को पूरा करना था। और स्मार्ट वॉच का इंट्रोडक्शन एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। वेरिएबल मार्केट बूम कर रहा था और बोट ने देखा कि बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉचेस की कमी है जो बेसिक फीचर्स प्रोवाइड कर सके, जैसे फिटनेस ट्रैकिंग, नोटिफिकेशंस और लॉन्ग बैटरी लाइफ, वो भी एक स्लीक डिजाइन में। इस सेगमेंट में बोट की एंट्री काफी सक्सेसफुल रही और 2019 तक बोट डायरेक्टली कम्पीट कर रहा था ग्लोबल जायंट्स के साथ जैसे सोनी, JBL और बोस जैसे बड़े ब्रांड्स। लेकिन इन्हें अपने गेम में हराने के बजाय बोट ने दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई। लेकिन बोट का सफर स्मूथ नहीं रहा। कोविड-19 के पेंडेमिक ने बोट को काफी चैलेंजेस दिए, जिसमें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, लॉजिस्टिकल इश्यूज और मार्केट अनसर्टेनिटी शामिल है। लेकिन बोट के बिजनेस मॉडल ने इसे जल्दी अडेप्ट कर लिया। एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सप्लायर्स के साथ कनेक्शन इंप्रूव किया। बोट का मेजर प्रोडक्शन इनिशियली चाइनीज सप्लायर्स पे डिपेंडेंट था। कंपनी ने धीरे धीरे अपना मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई किया, इंडिया और ग्लोबल सप्लायर्स के साथ कनेक्शन बना के, और अपने आप को मेक इन इंडिया के साथ भी अलाइन किया। अपने स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस और ई कॉमर्स ड्रिवन सेल्स मॉडल के साथ बोट ने ग्रोथ मेंटेन की। जब ट्रेडिशनल रिटेल चैनल्स प्रेशर में थे, कंपनी की एबिलिटी टू पिवट और इन चैलेंजेस को नेविगेट करने की कैपेसिटी उनके रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट को शो करती है। और शार्क टैंक की वजह से अमन गुप्ता बोट का फेस बन चुका था। उनका कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी और पब्लिक अपीयरेंस ने उन्हें एक सेलिब्रिटी बिजनेसमैन बना दिया। शार्क टैंक इंडिया में जज के रूप में उनकी अपीयरेंस ने उनकी विजिबिलिटी और भी एम्पलीफाई कर दी, उन्हें एक ब्रॉडर ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया। और शो में अमन का स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस और कीन बिजनेस सेंस ने उन्हें व्यूअर्स का फेवरेट बना दिया। लेकिन बोट के रोल के अलावा अमन गुप्ता एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर भी है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, कई यंग कंपनीज को बैक करते हुए और इनोवेशन को फोस्टर करते हुए। उनका चार्टेड अकाउंटेंट से लेकर टेक एंटरप्रेन्योर बनने तक का सफर काफी इंस्पायरिंग है। अमन की जर्नी परसिवरेंस, कैलकुलेटेड रिस्क और मार्केट की नीड्स को डीपली समझने का टेस्टिमेंट है। वो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरशिप ब्रांड नहीं बना रहे, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे जो नए आइडियाज को इंकरेज और सपोर्ट करता है।